हे गाइस हाय। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने फ्लावर तक का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। सो नेचुरली इन दिस लेक्चर अपन क्या करने वाले हैं, उसके आगे बढ़ने वाले हैं। अब आती है बात फ्रूट और सीड की। देखो, वैसे तो हमें सीड के बाद फ्रूट डिस्कस करना चाहिए, बट अभी फ्रूट के बाद सीड डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट मेक्स मोर सेंस कि हम बाहर से अंदर जाएं। ठीक है। तो फ्रूट का मतलब क्या है? फ्रूट इज अ मेच्योर ओवरी। मैं एक बार याद दिला दूं दोबारा कि पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था कि भाई एक कार्पेल था, एंसेस्ट्रल लीफ, जिसके अंदर सरफेस पे स्पोरेंजिया डेवलप हुआ था। और ये जो कार्पेल है आपका कर्ल होके एक ओवरी बनाया। अगर हमारा पिस्टिल में सिंगल कार्पेल है तो एक ओवरी होना चाहिए मेरे पास, और उस ओवरी के अंदर स्पोरेंजिया होना चाहिए। देखो, स्पोरेंजिया आपका कुछ और नहीं बल्कि एक ओव्यूल है जो फ्यूचर सीड है, ऐसे आप सोच सकते हैं, फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि एक पिस्टल के पास सिर्फ एक ही कार्पेल हो, एक पिस्टल के पास मल्टीपल कार्पेल भी हो सकते हैं। अब जब मल्टीपल कार्पेल्स होंगे ना, तो मल्टीपल चेम्बर्स होने चाहिए। हर एक चेम्बर के अंदर ओव्यूल होना चाहिए या स्पोरेंजिया होना चाहिए। तो ये जो अलग अलग चेम्बर्स हैं ये अलग अलग रह सकते हैं, ये आपस में फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है। सो फ्यूज हो या ना हो, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है पिस्टल का वो ओवरी होगा। ओवरी कुड बी वन कार्पेल और मल्टीपल कार्पेल्स। मल्टीपल कार्पेल फ्यूज होके ओवरी बन सकता है, या सिंगल कार्पेल अपना अलग अलग ओवरी बना रहा है। ठीक है। सो व्हाट इज अ फ्रूट? फ्रूट इज अ मेच्योर ओवरी, और इस मेच्योर ओवरी से आपके फ्रूट के लेयर्स बनते हैं। ठीक है। अब फ्रूट के लेयर्स क्या हैं? सो वी कॉल देम पेरिकार्प। द फ्रूट के अंदर क्या होगा? फ्रूट के अंदर फ्रूट का सबसे पहले बाहरी हिस्सा जो फ्रूट का कवरिंग है, फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल को ही आप कहते हो पेरिकार्प। पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, कार्प मतलब कार्पेल। सो यहाँ पे कार्प इज नॉट कार्पेल एग्जैक्टली, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसका आउटर मोस्ट कवरिंग इज द पेरिकार्प। अब देखो, पेरिकार्प ड्राई हो सकता है, फ्लैशी हो सकता है। इस पे अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, हम एनसीईआरटी के तुरंत ज़्यादा बाहर जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो पहले एनसीईआरटी वाला पार्ट कवर करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी फ्रूट में बस मैंगो और कोकोनट की बात करके आगे निकल जाता है। ठीक है। हमें लेकिन समझना पड़ेगा कि क्या क्या टाइप के फ्रूट्स हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखो, ये चीज़ आपको यहाँ भी पढ़नी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उधर भी पढ़ना है। तो बेहतर है कि अभी भी डिटेल में पढ़ें, तब भी डिटेल में पढ़ें। ठीक है। सो फ्रूट वॉल इज पेरिकार्प। पेरिकार्प के अंदर क्या होगा? आपका सीड। जैसे फ्रूट का वॉल है वैसे सीड का भी वॉल होता है ना, सीड का भी कोट होगा। राइट। तो पेरिकार्प के 3 लेयर्स मैक्सिमम आपको डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये 3 लेयर आपको हमेशा से अलग अलग दिखें, बट हो सकते हैं। जो बाहर का लेयर है एपी, जो बीच का लेयर है मीजो, जो सबसे अंदर लेयर है एंडो। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है। अब ये जो पेरिकार्प है, ये आपको 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ना है, कोकोनट और मैंगो। तो जब आप एक मैंगो से शुरू करते हैं, चलो, तो मैंगो का जो आउटर मोस्ट जो ग्रीन पार्ट है ना, जो थिन पेपरी पार्ट है, जो आप पील कर लेते हो, जो आप छिलका है ना, जो आप उतारते हो, दैट इज द एपिकार्प। ठीक है। और जो येलो येलो पार्ट है, जो फ्लैशी पार्ट है, जो एक्चुअली आप खाते हो, दैट इज आपका फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प। तो मैंगो के केस में जो ग्रीन आपने हटा दिया एपिकार्प था, जो फ्लैशी आपने खाया वो है आपका मीजोकार्प। अब एंडोकार्प क्या होगा? देखो, एंडोकार्प इज बेसिकली स्टोनी पार्ट जिसे आप फेंकते हो। आपको लगता है जो आप फेंक रहे हो वो सीड है, उसके अंदर सीड है, वो खुद पूरा सीड नहीं है। ठीक है। तो एंडोकार्प इज द स्टोनी पार्ट जिसको आप फेंक देते हो। तो मैंगो इज बेसिकली अ फ्लैशी फ्रूट विच हैज एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प बाहर का हिस्सा, मीजोकार्प बीच का हिस्सा, एंडोकार्प अंदर का हिस्सा। और एंडोकार्प ही वो चीज है जो आप फेंकते हो, उसके अंदर आपको सीड मिलेगा। अब बात करते हैं कोकोनट की। अब कोकोनट अगर आपने बाजार वाला नहीं, अगर आपने वो वाला देखा हो जिसके ऊपर एक हल्की सी ग्रीन सी कवरिंग लगी होती है, जो शायद जब आप खरीदने जाओ तब तक वो ब्राउन हो जाता होगा, बट वो जो हल्का सा ग्रीन का पेपरी कवरिंग है ना, वो कोकोनट का एपिकार्प है।
तो यहाँ पे कोकोनट का एपिकार्प शायद आपको नहीं दिखेगा, बट यूजुअली क्या है, वो एकदम बाहर पेपरी सा कवरिंग है, वो आप एपिकार्प कहते हो। ठीक है, अब वो कवरिंग से जस्ट सटा हुआ जो फाइब्रस कवरिंग है, जिसे आप छील छील के हटाते हो, वो है आपका मीजोकार्प। ठीक है, अब आते हैं एंडोकार्प। आपने जब ये छिलका हटा दिया, ये जो जिससे आप रोप्स भी बनाते हो बाद में, ये जब हटा दिया, तो एक और हार्ड सी लेयर है, स्टोनी सी लेयर है, जिसको भी आप तोड़ तोड़ के हटाते हो। दैट इनर मोस्ट लेयर इज द एंडोकार्प। ठीक है, तो एपिकार्प बाहर का ग्रीन लेयर, मीजोकार्प बीच का फाइब्रस लेयर, एंडोकार्प अंदर का स्टोनी लेयर है, जिसको भी आप तोड़ के हटाते हो। अब ये करने के बाद जो आपका ब्राउनिश थिन लेयर है, वो है आपका फाइनली सीड का कोट। जैसे सीड का कोट यहाँ आप नहीं देख सकते इन केस ऑफ मैंगो, कोकोनट के केस में अगर आपने एंडोकार्प हटा दिया तो एक पतला सा ब्राउन लेयर है, उसी ब्राउन लेयर के ऊपर जो वाइट चीज़ है जो आप खाते हो, वाइट चीज़ एंडोस्पर्म, हम बात करेंगे थोड़ी देर में, बट वो जो वाइट पार्ट है वो एंडोस्पर्म है, सीड का न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और जो हल्का सा ब्राउन पार्ट है जो आप खा लेते हो, दैट इज दी एक्चुअली द सीड का कोट। ठीक है, तो उसके बाहर के लेयर्स आपके एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प है। ठीक है, अब कोकोनट और मैंगो दोनों के दोनों ही ड्रूप्स हैं। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर ड्रूप्स। ड्रूप एक तरह का फ्रूट है। ठीक है, फ्रूट के कई सारे टाइप्स होते हैं, पॉड, कैरियोप्सिस, सिलिक्वा, सिलिक्युला, ऐसे कई सारे नेम अभी हम सुनने वाले हैं। उसमें से एक कैटेगरी होता है ड्रूप। लेटर ऑन समझेंगे कि कैसे ये ड्रूप आया, बट फ्रूट कोकोनट हो या मैंगो, दोनों ही ड्रूप है। और ये कैसा होता है, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से बना है। सुपीरियर मतलब ओवरी ऊपर है, फ्लोरल पार्ट्स नीचे हैं। सो दिस इज हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, हाइपो मीन्स बाकी चीजें, गाइनी यानी कि आपके ओवरी के नीचे। मोनोकार्पेलरी मतलब एक ही कार्पेल था, उसी कार्पेल के अंदर आपका ओव्यूल डेवलप। आई होप इतना क्लियर है सबको। ठीक है, अब एक बार जो अभी हमने समझा ना इमेजिन करके, उसको थोड़ा सा अंदर देखने की कोशिश करें। तो देखो, ये तो आपका येलो मैंगो है, बट आपने देखा होगा मार्केट में येलो मैंगो, ग्रीन मैंगो दोनों होते हैं। तो ये जो बाहर वाला येलो कोट है ना, दैट इज आपका एक्सोकार्प या एपीकार्प। जो ये वाला पार्ट है, दिस इज अ पार्ट दैट यू ईट, एंड जो बाहर सा स्टोनी सा पार्ट है जिसे आप फेंक देते हो, दैट इज द एंडोकार्प। अभी इसी एंडोकार्प को अगर आपने काटने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, तो उसके अंदर आपका सीड मिलेगा आपको। ठीक है, दिस इज दी मैंगो सीड, और सीड कोट इसके साथ फ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो एंडोकार्प के साथ सीड कोट कभी कभी फ्यूज हो जाता है, तो उसको अलग से देख पाना इज समटाइम्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है, तो दिस इज दी मैंगो। यहीं अगर आप कोकोनट की बात करें, तो ये जो यहाँ आपको ये ग्रीन सा कवरिंग दिख रहा है ना, सबसे बाहर पेपरी सा, दिस इज दी एपिकार्प। फिर जो आपको ये फाइब्रस कोटिंग दिख रहा है, दिस इज द मीजोकार्प। अब उसके बाद आपको जो ये वाली लेयर बाहर दिख रही है, आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि ये आप तोड़ के फेंक देते हो, दैट इज दी एंडोकार्प। और ये जो पेपरी लेयर है जो आप खाते हो, दिस इज एक्चुअली सीड कोट। सो आप ये पेपरी लेयर और इसके अंदर का जो वाइट पार्ट है, दोनों को खा जाते हो। तो ये जो ब्राउन पार्ट है जो आप कंज्यूम करते हो, दैट इज द सीड कोट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फ्रूट ऑफ मैंगो एंड कोकोनट। अब आगे बढ़ने के पहले हमें ये समझना है कि ये जो कार्पेल है जो ओवरी बना रहा है, उसके अंदर ओव्यूल किन तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, सो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज प्लेसेंटेशन। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? प्लेसेंटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा। अगर आपको याद हो, प्लेसेंटा वाज न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड ओव्यूल्स इन एन ओवरी। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा कैसे अरेंज्ड है और प्लेसेंटा में ओव्यूल्स कैसे अरेंज्ड है, उसी को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, अब इसको देख के
रटने की कोशिश नहीं करनी है, इसको देख के हमें समझने की कोशिश कोशिश करनी है। अगर समझ गए तो बहुत इजी है और समझना ज़रूरी भी है। अगर थोड़ा सा याद करने की कोशिश की तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो बेहतर है कि समझ लो इसको। ठीक है। मार्जिनल, मार्जिन क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि ये मेरी नोटबुक है, तो मार्जिन क्या हुआ? ये एक कॉर्नर, दिस इज मार्जिन, राइट। उसी तरह मार्जिनल का मतलब है प्लेसेंटा कहाँ होगा? फॉर्म्स अ रिज, रिज मतलब एक लाइन, अलोंग दी वेंट्रल सूचर, सूचर मतलब जॉइंट। तो जहां पे ओवरी के दो पार्ट ज्वाइन हो रहे हैं, उसके वेंट्रल पार्ट, ये वेंट्रल पार्ट है, अंदर वाला पार्ट वेंट्रल पार्ट कहलाता है। तो वेंट्रल पार्ट में आपका प्लेसेंटा होगा। तो ये जो डार्क ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, दिस इज प्लेसेंटा। ठीक है। और इसी डार्क ग्रीन लाइन से आपको ये ओव्यूल्स नजर आते दिख रहे हैं। सो दिस इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल होगा पी, और आपको याद है पी का फैमिली इज फाबासी। अब एक चीज है जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स को देख के कंफ्यूज होते हैं, वो एक चीज क्या है कि कुछ डायग्राम्स एलएस है, कुछ डायग्राम्स सीएस है। अब एलएस सीएस का क्या मतलब है? देखो, एक बॉटल है, इमेजिन करो कि ये ओवरी है। अब ओवरी को अगर समझना है तो आप इस बॉटल को दो तरीके से देख सकते हो। पहला, सामने से देखा, दूसरा ऊपर से देखा। ऊपर से अगर देख रहे हैं तो हमें क्रॉस सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन दिख रहा है। सामने से देख रहे हैं तो एलएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिख रहा है। अब देखो ये मार्जिनल है ना, तो ये आपको एलएस दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये रहा आपका फ्रूट, इस फ्रूट के अंदर वाले मार्जिन में प्लेसेंटा था, और इस प्लेसेंटा से अंदर की तरफ ओव्यूल निकले हुए थे। अब सोचो इस सेम चीज को आप ऐसे देखोगे, इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो कैसा दिखेगा? आपको ये ओवरी वॉल दिखनी चाहिए। सो दिस इज योर ओवरी वॉल। यहां पे कलर चेंज कर लेते हैं प्लेसेंटा दिखाने के लिए। ये रहा आपका प्लेसेंटा, राइट। और इसी प्लेसेंटा से ओव्यूल ऐसा होगा। ठीक है। तो अगर आपको दिखा कि एक ओवरी वॉल है, ये वाली, एक रिज पे प्लेसेंटा है, और इस प्लेसेंटा से ओव्यूल निकल को आ रहा है, दिस इज द सीएस। ये है आपका टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, ये सीएस। ठीक है। अब मुझे सिर्फ एक ही ओव्यूल क्यों दिख रहा है? मुझे नीचे के ओव्यूल क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि इस ऊपर वाले ओव्यूल ने नीचे वाले ओव्यूल को छिपा लिया। मान लो कि इस बाउंड्री पे सारे ओव्यूल्स हैं, तो मुझे तो सिर्फ पहला वाला ओव्यूल दिखेगा ना, उसके पीछे वाले ओव्यूल तो दिखेंगे नहीं, है ना क्या? सो दिस इज द ओवरी वॉल। इस लाइन पे आपका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ओव्यूल निकला हुआ है। इसी चीज को अगर ऐसे देखा तो ये रहा वेंट्रल लाइन, और इसी से अंदर ओव्यूल निकला हुआ है। ठीक है। तो एलएस और सीएस का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। सो दिस इज एलएस, दैट इज सीएस। अब आते हैं एक्साइल। एक्साइल वर्ड आया एक्सिस से। सो एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है? वंस अगेन बॉटल को लेंगे, मानते हैं इस बॉटल के अंदर एक सेंट्रल एक्सिस है। ये रहा वो सेंट्रल एक्सिस। इस बॉटल के अंदर एक सेंट्रल एक्सिस है जो एक एंड से दूसरे एंड तक गया हुआ है। ठीक है। उस सेंट्रल एक्सिस पे प्लेसेंटा है, इसीलिए बोला एक्साइल। फर्स्ट वाले केस में प्लेसेंटा मार्जिन पे था तो बोला मार्जिनल। सेकेंड वाले केस में प्लेसेंटा सेंट्रल एक्सिस पे है तो बोल दिया एक्साइल। ठीक है। एक और बात, एक्साइल प्लेसेंटेशन में ओवरी हमेशा मल्टीलोक्यूलर होता है। मल्टीलोक्यूलर मतलब मल्टीपल चेंबर्स। अब मल्टीपल चेंबर्स क्यों आएंगे? क्योंकि मल्टी कार्पेल था। ज्यादा कार्पेल होंगे, एक से ज्यादा कार्पेल होंगे, तो हर एक कार्पेल अपना अपना चेंबर बनाया। इवन दो फ्यूजन है, इवन दो इट इज अ सिन कार्पस ओवरी, क्योंकि कार्पल्स फ्यूज हो रहे हैं, फिर भी हर एक कार्पल मोस्ट ऑफ द टाइम अपना अलग चेंबर बनाएगा। तो दिस इज चेंबर नंबर 1, दिस इज चेंबर नंबर 2, दिस इज चेंबर नंबर 3।
और ये क्या है, ये है आपका CS और ट्रांसवर्स सेक्शन। तो दिस हैड मल्टीपल चेम्बर्स, इसके इमेजिन कर लो 3 चेम्बर्स, इमेजिन कर लो एक सेंट्रल एक्सिस इसके अंदर था, और इसी सेंट्रल एक्सिस से आपके ओव्यूल आपको बाहर दिख जाएंगे। अब इसी चीज का मुझे अगर LS बनाना हो तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा। पहले बनाएंगे ओवरी वॉल, पहले इसको इरेज करो थोड़ा भाई, सेम कलर कोड यूज करते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। सो सबसे पहले व्हाट विल आई ड्रॉ, आई विल ड्रॉ दी ओवरी वॉल, ये बना लिया मैंने ओवरी वॉल। अब बनाएंगे एक सेंट्रल एक्सिस जो प्लेसेंटा का होगा, तो ये बना दिया सेंट्रल एक्सिस जहाँ पे प्लेसेंटा है, और इसी प्लेसेंटा से निकलता हुआ हमें ओव्यूल दिखाना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आप सिर्फ एक चेंबर को देख पा रहे हो क्योंकि आप LS ऐसे देख रहे हो, आप सिर्फ एक चेंबर को देख पा रहे हो, आप पीछे के चेंबर को नहीं देख सकते क्योंकि बीच में देर इज दिस वॉल, इस वॉल को कहते हैं सेप्टा, सेप्टा ने पीछे वाले चेंबर्स को छिपा लिया है। ठीक है, ये मतलब है एक्साइल का। अब आते हैं पैराइटल, पैराइटल इज ऑन दी पेरिफेरी, बाउंड्रीज पे। तो आपका जो प्लेसेंटा है दैट ऑक्यूपाइज दी वॉल, दी बाउंड्री ऑफ दी ओवरी, प्लेसेंटा ने पूरे बाउंड्री को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अगर इसका मुझे CS बनाना है तो ये रहा मेरा ओवरी, और अगर मुझे प्लेसेंटा बनाना है तो मैं प्लेसेंटा बनाऊंगा इधर, ये बना दिया कि मैंने आउटर वॉल पे मेरा प्लेसेंटा था, और यहां से फिर मुझे ओव्यूल बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहां से ओव्यूल बना दिया। सेम लॉजिक, दिस इज वंस अगेन LS, दिस इज वंस अगेन TS। सो ओव्यूल्स आर ऑन द इनर पेरिफेरल वॉल, ओव्यूल एक चेंबर होगा। कभी कभी पेराइटल प्लेसेंटेशन में एक फॉल्स सेप्टम आ सकता है, कभी कभी उस फॉल्स सेप्टम को कहते हैं रेपलम। एग्जाम्पल इज मस्टर्ड, मस्टर्ड आपका हो गया फैमिली ब्रासिकासी, मैं यहाँ का फैमिली बोलना भूल गया था, चाइना रोज इज हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, एंड हिबिस्कस की फैमिली हो गई मालवासी। टोमेटो हो गया लाइकोपर्सिकन, और लाइकोपर्सिकन हो गया फैमिली सोलानासी। ठीक है, तो एक्साइल में एक बीच का एक्सिस होगा, उधर प्लेसेंटा, पैराइटल में पेरिफेरल वॉल पे प्लेसेंटा। अब आते हैं फ्री सेंट्रल, सेंट्रल मतलब बीच का, बट फ्री, फ्री मतलब अटैच ना हो। तो अब इस को दोबारा देखो, ये रहा हमारा ओवरी, ओवरी ओवरी का जो सेंट्रल एक्सिस होगा उस पे प्लेसेंटा होगा, तो सेंट्रल एक्सिस इसके अंदर इमेजिन कर लो, बट एक्सिस ऊपर तक टच नहीं करेगा, आधा रहेगा। ओके, एक्सिस नेवर टचेस द कंप्लीट थिंग। सो ओव्यूल्स आर ऑन द सेंट्रल एक्सिस, बट सेंट्रल एक्सिस विल नॉट रीच द टॉप। ठीक है, कैसे बनेगा, चलो बना के देखते हैं। सबसे पहले ओवरी बनाओ, ये बन गया आपका ओवरी। उसके बाद एक सेंट्रल एक्सिस बनाओ जहां हमारा प्लेसेंटा होगा, ये बना लिया हमने प्लेसेंटा, बट ये प्लेसेंटा का जो सेंट्रल एक्सिस है ये ऊपर तक टच नहीं करना चाहिए, और इसी एक्सिस पे हमने ओव्यूल बना दिया। ठीक है, अब इसी को जब ऊपर से देखा तो ये हमारे ओव्यूल्स हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल इज डायंथस एंड प्राइमरोस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। दूसरा, सॉरी लास्ट वन इज बेसल, बेसल मतलब बेस, है ना, यानी आपका प्लेसेंटा इज एट बेस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डायग्राम है, मुझे अपने आप को मूव कर लेना चाहिए आई थिंक, वरना आपको शायद दिखेगा नहीं। For some time, let me move to this side. ठीक है, ओके, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो वंस अगेन सबसे पहले ओवरी वॉल बनाओ। अब प्लेसेंटा कहाँ है, प्लेसेंटा एकदम बेस पे है, तो बेस पे पहले प्लेसेंटा बनाओ, और इस बेस
के प्लेसेंटा से आपको ओव्यूल बनाना पड़ेगा। ये बन गया हमारा ओव्यूल। अब दिस इज व्हाट, दिस इज एलएस, ये है आपका एलएस। इसी सेम चीज को अगर सीएस क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो कैसा दिखेगा, सेंटर में आपको ओव्यूल दिखाई देगा, दिस इज अ सेंट्रल ओव्यूल, और इसी ओव्यूल के चारों तरफ आपको एक लाइन ओवरी की दिखनी चाहिए। दिस इज हाउ द सी एस वुड लुक लाइक। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा सनफ्लावर, सनफ्लावर इज हेलियांथस, मैरीगोल्ड इज टारगेटिस। हेलियांथस और टारगेटिस आर मेंबर्स और फैमिली एस्टरासी, एस्ट्रासी के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 तरह का प्लेसेंटेशन। अब क्या है कि आपको देखो ये समझना भी होगा, समझना तो है ही, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा, ट्राई योर बेस्ट टू रिमेंबर दीज थिंग्स। अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए इट वुड बी ईजी। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, प्लस विजुअलाइजेशन याद होना चाहिए। हम आपको किसी भी तरीके से ये पूछ सकते हैं, इसीलिए अगली स्लाइड में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। जो हमने समझा हमने उसको क्या किया, फिगर करने की कोशिश की। ठीक है, मैच आपको बेसिकली इस डायग्राम में मैच करना है। अब देखो यहाँ क्या है, प्लेसेंटा एक तरफ है और एक तरफ आपको ये ओव्यूल दिख रहा है। सो दिस इज, सो ऑल ऑफ दीज आर सी एस, ऑल ऑफ दीज आर एल एस। सो इफ दिस इज मार्जिनल देन दिस इज मार्जिनल, ये हो गया आपका मार्जिन। अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, प्लेसेंटा इस सेकेंड वाले में प्लेसेंटा बाउंड्रीज पे है और वहां से ओव्यूल आ रहा है, तो ये हो गया आपका पराइटल, ये हो गया आपका पराइटल। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, मल्टीलोक्युलर ओवरी है और एक सेंट्रल एक्सिस है, ये हो गया आपका एक्साइल, ये हो गया आपका एक्साइल। यहाँ पे एक सेंट्रल एक्सिस पे प्लेसेंटा है और उससे ओव्यूल आ गया, तो दिस बिकम्स योर प्री सेंट्रल। और ये वाला डायग्राम है आपका, क्या आप फिर मेरे वीडियो की वजह से नहीं देख पा रहे हो, एबल टू आई गेस। ठीक है, अब आई थिंक आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज वंस अगेन, जो मेरे सर के ऊपर दिख रहा है ये वाला, दैट इज वंस अगेन फ्री सेंट्रल। ठीक है, सो दिस इज, दिस इज फ्री सेंट्रल। फाइनली हम आ जाते हैं, दिस इज बेसल एंड वंस अगेन दिस इज बेसल। ठीक है, इफ यू रिकॉग्नाइज दी प्लेसेंटेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, अगर आप सारे एस्पेक्ट्स में रियलाइज कर सकते हो तो इससे क्या होगा, आपका फायदा है। कैसे भी हम आपको दे दें, यू वुड बी एबल टू फाइंड इट आउट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रूट्स। फ्रूट्स के बारे में जितना हमें समझना था वो हमने समझ लिया। चलो अब सीड के बारे में समझते हैं। अब सीड के बारे में क्या समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीड आया कहाँ से वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम सीड को आगे जाएंगे, बिकॉज थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन क्लियर है तो ये भी क्लियर होगा। उसके लिए लेट्स गो टू आवर नोटबुक, अपने नोटबुक पे ये काम करते हैं, वहाँ पे ये काम ज़्यादा आसानी से हो सकता है। तो अब हम आएंगे हमारे नोटबुक पे, गिव मी 1 सेकेंड, कहाँ गया मेरा नोटबुक, ये रहा मेरा नोटबुक। चलो, तो पहले समझते हैं कि हो क्या रहा था। हमें पता है pistil has 3 parts. The 3 parts are stigma, style and ovary. अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम बेसल प्लेसेंटेशन लेंगे। ये फ्यूनिकल रोटेट करता हुआ, आपको याद होना चाहिए कि फ्यूनिकल 180 डिग्री रोटेट हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और ये बन गया था मेरा ओव्यूल, दिस वॉज माई ओव्यूल। अब हमारी कहानी सिर्फ ओव्यूल के अंदर तक रहेगी। ठीक है, हमें अब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को नहीं देखना है, हमें बस इस ओव्यूल को देखना है कि ये ओव्यूल कैसा हो सकता है। अब ओव्यूल कैसा होगा, ओव्यूल के 2
आउटर लेयर्स प्रोटेक्टिव होंगे। तो ये रहे हमारे दो प्रोटेक्टिव लेयर्स। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको ये बनाना भी चाहिए। देखो क्या है ना कि पिक्चर्स से याद नहीं रहता, बनाने से याद रहता है। अगर आप बनाओगे तो इट विल हेल्प यू। सो दिस पार्ट इज आवर फ्यूनिकल, दिस पार्ट इज आवर आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट मतलब इंटेग्यूमेंट जो बाहर है, और आउटर इंटेग्यूमेंट का काम क्या है, या इनर इंटेग्यूमेंट का काम क्या है, आप सोच सकते हो, प्रोटेक्शन। अब थोड़ा बहुत हो सकता है न्यूक्लियस बचा रहे। न्यूक्लियस क्या था? न्यूक्लियस वाज द न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसमें से एक सेल डिफरेंशिएट हुआ था मेगास्पोर मदर सेल में, और उस एक मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस की थी, और मियोसिस में 4 मेगास्पोर बने थे। मैं लिख ही दूं, दैट इज बेटर। 1 मेगास्पोर mother cell was formed. It differentiated into 4 megaspores। 4 megaspores में से 3 मर गए थे and 1 survived। ये जो सर्वाइविंग मेगास्पोर था ना, ये बनाता है हमारा फीमेल गेमिटोफाइट। जी नॉट बोले तो फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक, तो दिस इज न्यूक्लियस। ये हमने न्यूक्लियस बना दिया। अब ये न्यूक्लियस जो है विल सून बी कंज्यूम्ड। ठीक है, मेगास्पोर जब डेवलप हो रहा होता है तो ये न्यूक्लियस कंज्यूम हो जाता है। शायद ही कभी न्यूक्लियस बन जाता है। अगर न्यूक्लियस बन गया, बच गया, तो हम बोलेंगे पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म इज द रेमिनेंट न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस कंज्यूम ना हो पाए। ठीक, तो न्यूक्लियस को अब रहने देते हैं और आते हैं अब फीमेल गेमिटोफाइट में। अब ये जो ब्लू स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, दिस ब्लू स्ट्रक्चर इज द फीमेल गेमिटोफाइट, गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। फीमेल गेमिटोफाइट के टोटल इट्स अ 7 celled 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अगर आप सोच रहे हो ये कहाँ से आया, मत सोचो। ये आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सोचोगे। ठीक है, इसी मेगास्पोर ने डिवीजन करके 7 celled 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाया। 3 सेल ऊपर, 2 सेल नीचे, और बीच में है हमारा फीमेल गैमीट। हर एक के अंदर एक एक न्यूक्लियस बैठाना है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। न्यूक्लियस नंबर 1, न्यूक्लियस नंबर 2, न्यूक्लियस नंबर 3, न्यूक्लियस नंबर 4, न्यूक्लियस नंबर 5, न्यूक्लियस नंबर 6, न्यूक्लियस नंबर 7, न्यूक्लियस नंबर 8। अब टोटल हमारे 8 न्यूक्लियस हो गए। सेल्स कितने हुए? हर एक ब्लू घेरा एक सेल है, तो एक तो बड़ा सा सेल हो गया। नाम नहीं जानना, बट इस बड़े से सेल को आप सेंट्रल सेल कहते हो। ऊपर वाले सेल को आप क्या कहते हो? एंटीपोडल्स। नीचे वाले सेल को आप कहते हो सिनर्जिड। कोई जरूरत नहीं है नाम याद रखने की। और ये जो रेड सेल था, इसको आप कहते हो एग सेल। ठीक है, तो देखो कितने टोटल सेल हो गए। 3 एंटीपोडल्स, एक सेंट्रल सेल, 2 सिनर्जिड, एक एग सेल। 4 + 3 7। कितने न्यूक्लियाई हुए? सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियाई है, तो 2 वहां के हो गए। एंटीपोडल्स के साथ के पास एक एक न्यूक्लियाई है, तो 3 उधर हो गए, 5। एक सेल के पास एक सिनर्जिड के पास, एक दूसरे सिनर्जिड के पास, टोटल 8 न्यूक्लियाई हो गए। अब देर इज अ रीजन ऑफ द ओव्यूल इस, सो अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, इसी पूरे स्ट्रक्चर को आप ओव्यूल कहते हो बाय द वे। यही पूरा स्ट्रक्चर हो गया आपका ओव्यूल। अब ओव्यूल में एक हिस्सा है जहां पे इंटेग्यूमेंट्स इंटेग्यूमेंट्स आपके ओव्यूल को कवर नहीं कर रहा। इस रीजन को कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का ठीक ऑपोजिट एंड इज योर चलाजा। ठीक है, माइक्रोपाइल क्या है? वो एंड जहां पे इंटेग्यूमेंट्स
आपके ओव्यूल को कवर नहीं कर रहा, ठीक। और उसी का ठीक ऑपोजिट एंड इज चलाजा। अब फ्यूनिकल जहां पे ओव्यूल से अटैच्ड है, इवेंचुअली जब ये मेच्योर हो जाएगा तो फ्यूनिकल अलग हो जाएगा। कभी कभी फ्यूनिकल कैन रिमेन अटैच। फ्यूनिकल व्हेन एडनेट, देखो ये वर्ड सुन के कंफ्यूज नहीं होना कहीं भी अगर मिले तो। कॉन्नेट एंड एडनेट। एड कॉन्नेट का मतलब है दो सेम जैसी चीजें एक से जब चिपकी हो, ये दो पेपर हैं एक जैसे है ना, जब ये एक दूसरे से चिपके रहेंगे तो बोलेंगे कॉन्नेट। अब मान लेते हैं ये कॉन्नेट, सॉरी ये एक पेपर मोबाइल से चिपका हुआ है, बोलेंगे एडनेट। फ्यूनिकल अलग चीज है, ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स अलग चीज था, तो वो हो गए एडनेट। तो जब फ्यूनिकल एडनेट होता है, कुछ हिस्सा चिपके रह जाता है ओव्यूल के साथ, तब उसको हम कहते हैं रैफे, ठीक है, तब उसको कहा रैफे। उसी तरह न्यूसेलस जो कंज्यूम हो जाना चाहिए था, इफ रिमेन्स, तब उसको कहेंगे पेरिस्पर्म। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कैस्टर। कैस्टर में आपका पेरिस्पर्म बच जाता है, पेरिस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। चलो, ये तो ओव्यूल है विच इट्स विथ इट्स गेमिटोफाइट रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। अब फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो क्या होना है, दो मेल गैमीट आने हैं, ठीक है। एक मेल गैमीट आके एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, एक मेल गैमीट आके सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा। ध्यान रखना, दो मेल गैमीट आते हैं एंजियोस्पर्म्स में। एक मेल गैमीट एग सेल के न्यूक्लियस के साथ आके फ्यूज करता है, एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियाई के साथ आके फ्यूज करता है। अगर सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई के साथ आके फ्यूज किया तो बनाएगा एंडोस्पर्म। सो दिस इज फ्यूचर एंडोस्पर्म। जब एग सेल के साथ आकर फ्यूज किया तब बनाएगा जाइगोट, ठीक। एन एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म इज द फूड फॉर जाइगोट, जाइगोट के लिए फूड है, सिंपल, ठीक। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गेमिटोफाइट एंड इट्स फेट। फेट मतलब उसकी तकदीर, आगे क्या होगा उसके साथ। एग सेल विल फ्यूज विद वन मेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से नया प्लांट बनेगा। अब जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए खाना भी तो चाहिए होगा, तो वो खाना बनेगा एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म कहाँ से आया, एंडोस्पर्म आया सेंट्रल सेल से। ये है हमारी अभी तक की कहानी। ये क्लियर होना चाहिए सीड समझने के पहले, क्योंकि ये क्लियर नहीं है तो आप बोलोगे एंडोस्पर्म कहाँ से आया, जाइगोट कहाँ से आया, क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। तो ये रिलेशनशिप समझने के लिए इनका आपस में रिलेशन समझना जरूरी है, ठीक। अब अगर ये क्लियर है, अब जाएंगे हम अपने पावर पॉइंट पे और कोशिश करेंगे इनको समझने की। सो व्हाट इज अ सीड, सीड इज अ मैच्योर ओव्यूल। एंड व्हाट वाज एन ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस हुआ था स्पोर। तो जब ये स्पोर गैमीटोफाइट बना देगा, और गैमीटोफाइट, ये चीज यहाँ लिख भी देनी चाहिए सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। सो ये मैच्योर होने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैच्योरिटी। मीनिंग इज कि ओव्यूल के अंदर था स्पोर मदर सेल। जब स्पोर मदर सेल ने मेगा स्पोर बना दिया, मेगा स्पोर ने फीमेल गैमीटोफाइट बना दिया, फीमेल गैमीटोफाइट ने फीमेल गैमीट बना दिया, फीमेल गैमीट फर्टिलाइज हो गया, और तब ये जाइगोट बन के अपना डेवलपमेंट कैरी कर रहा है। तब बोल देंगे कि हमारा ओव्यूल मैच्योर हो गया, ठीक है।
सो ये इस वर्ड का मतलब क्या है कि देखो, सीड इज मेच्योर्ड ओव्यूल, ये मतलब है मेच्योरिटी का, कि ओव्यूल के अंदर जो स्पोर मदर सेल था उसने मेगास्पोर बना दिया, मेगास्पोर ने फीमेल गैमीटोफाइट बना दिया, फीमेल गैमीटोफाइट ने गैमीट, गैमीट का हुआ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट, और अब जाइगोट अपना डेवलपमेंट कैरी करने वाला है। दैट इज अ मेच्योर ओव्यूल। अब देखो, दो तरह के सीड्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स, दे आर ऑफ टू काइंड्स। व्हाट आर द टू काइंड्स? डाइकॉट और मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। एक क्लियर कट डिफरेंस होता है सीड का। डाइकॉट का सीड के अंदर दो कॉटिलेडन्स होते हैं। अ डाइकॉट सीड हैज गॉट टू कॉटिलेडन्स and a monocot seed has got a single cotyledon. अब ये कॉटिलेडन की बात कहां से आ गई? ठीक, सबसे पहला कंफ्यूजन तो यही है। अब इस डायग्राम को दोबारा देखो। इस डायग्राम में आप क्या देख सकते हो कि ये जाइगोट आपके एंडोस्पर्म में ग्रो करेगा। अब मान लेते हैं एक एंडोस्पर्म बनाया, ये रहा हमारा एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म में फर्टिलाइज्ड जाइगोट ग्रो करना है। जाइगोट फर्टिलाइज होने के बाद कुछ ऐसे ग्रो करता है। दिस इज द मेन एम्ब्रियो। दिस इज द एंडोस्पर्म, द न्यूट्रिटिव टिश्यू। और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा क्योंकि 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हुआ था। एंड दीज टू स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हो, these two structures are nothing but cotyledons. अब कॉटिलेडन का काम क्या है? अगर आसान तरीके से समझना है, कॉटिलेडन का काम है एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लो और एम्ब्रियो को दो। इसीलिए कभी कभी कॉटिलेडन को फर्स्ट लीव्स भी कहते हैं, क्योंकि लीव का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन देना। बट यहाँ तो सब कुछ अंदर है, यहाँ कोई सनलाइट ही नहीं है, तो न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकता। तो एंडोस्पर्म जो कि स्टोर्ड फूड था, वहां से कॉटिलेडन खाना लेगा और एम्ब्रियो को देगा। दिस इज अ टिपिकल कॉटिलेडन। अब कॉटिलेडन कितने हैं मेरे पास? एक या दो? दो कॉटिलेडन हुए तो डाइकॉट्स, एक कॉटिलेडन हुआ तो मोनोकॉट। ये फर्क है इन दोनों के बीच का। ठीक, अब एक चीज और बात करनी है इस डायग्राम पे दोबारा आने से पहले, और वो एक चीज क्या है कि भाई और क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं एम्ब्रियो के। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। देखो, एम्ब्रियो का वो पार्ट जो कॉटिलेडन के अटैचमेंट पॉइंट के ऊपर है, इस पार्ट को आप कहते हो एपीकोटाइल। एपी मतलब ऊपर, कोटाइल मतलब कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के अटैचमेंट पॉइंट के ऊपर जो एम्ब्रियो का हिस्सा है उसको बोला एपीकोटाइल। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल। ठीक, अब एक चीज और समझने की बात है, जो एपीकोटाइल है उसके टिप पर एक रीजन होगा जिसको हम कहेंगे प्ल्यूम्यूल। यही प्ल्यूम्यूल फ्यूचर में शूट बनाएगा। उसी तरह हाइपोकोटाइल के टिप पर एक रीजन होगा जिसको हम बोलेंगे रेडिकल। रेडिकल फ्यूचर में रूट बनाएगा। सो प्ल्यूम्यूल फ्यूचर में शूट बनाने वाला है और रेडिकल फ्यूचर में रूट बनाने वाला है। इन टर्म्स को समझना जरूरी है क्योंकि लोग हमेशा इसी में कंफ्यूज होते हैं, एपिकोटाइल कहाँ है, हाइपोकोटाइल कहाँ है। अब देखो, इस फिक्शनल डायग्राम में जो हम लोगों ने बनाया है, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि देर इज अ सिग्निफिकेंट एपिकोटाइल। जहां पे कॉटिलेडन अटैच हो रहा है उसके ऊपर सिग्निफिकेंट हिस्सा है। मोस्ट ऑफ द डायग्राम जो आपको बुक्स देंगी उसमें आपको ये हिस्सा उतना बड़ा दिखेगा ही नहीं, तो एपिकोटाइल को कभी कभी नोटिस कर पाना ही मुश्किल है। इसीलिए आपको याद क्या रखना है, जो भी टिप पॉइंट है उसको आप एपिकोटाइल लेबल कर सकते हो और उसके टिप को प्ल्यूम्यूल लेबल कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इस डायग्राम पे आओ। नाउ पहले समझते हैं, फर्स्ट वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट अ मोनोकॉट लीफ।
अब मोनोकॉट लीफ में क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहले एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? वही स्टोर्ड फूड। एंडोस्पर्म इज कवर्ड बाय अ प्रोटीन रिच लेयर दैट इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। ठीक है, ये एल्यूरोन लेयर याद रखना पड़ेगा। इट्स ओनली फाउंड इन ग्रासेस एंड सम अदर मोनोकॉट्स, इट्स नॉट फाउंड इन डाइकॉट्स। उसके बाद दिस इज अ टिपिकल डाइकॉट सॉरी मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब मोनोकॉट एम्ब्रियो में सबसे पहले आपको देखना है एक सिंगल कॉटिलेडन, वन सिंगल कॉटिलेडन। दूसरा कॉटिलेडन नहीं है, डेवलप नहीं हुआ। तो इस सिंगल डेवलप्ड कॉटिलेडन को आप क्या कहते हो? स्कूटेलम। SCUTELLUM। इस सिंगल डेवलप्ड कॉटिलेडन को स्कूटेलम बोलेंगे। ठीक, फिर एम्ब्रियो के पार्ट्स को देख लेते हैं। देयर इज अ प्ल्यूम्यूल, देयर इज अ रेडिकल। प्ल्यूम्यूल रूट बनाएगा एंड रेडिकल रूट सॉरी प्ल्यूम्यूल शूट बनाएगा, रेडिकल स्टेम बनाएगा। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ये एक सोच सकते हो कि दिस इज द पॉइंट जहां कॉटिलेडन अटैच था, तो उसके ठीक अबव वाला जो पॉइंट है, इट इज दिस पॉइंट जहां जिसको आपने प्ल्यूम्यूल बोला हुआ है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट जिसको आपने प्ल्यूम्यूल बोला हुआ है। अब एक चीज और देखो, ये है रेडिकल, राइट? रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास एक और स्ट्रक्चर है विच इज रूट कैप। रूट कैप के बाद भी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो उसको प्रोटेक्ट करेगा। दैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉलियोरिजा। तो रेडिकल इज फर्स्ट प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप, रूट कैप के बाद भी अनदर प्रोटेक्शन है दैट इज कोलियोरिजा। सेम वे ये जो आपका प्ल्यूम्यूल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक स्ट्रक्चर है, वो बोलेंगे कॉलियोप्टाइल। सो कॉलियोप्टाइल, कॉलियोरिजा एंड रूट कैप। एंड व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो इज द मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस प्लस कॉटिलेडन। जो प्राइमरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसको और कॉटिलेडन है उसी को एम्ब्रियो बोलेंगे। ये थी आपकी मोनोकॉट सीड की बात। अब डाइकॉट सीड में चीजें थोड़ी और सिंपल हो जाती है। दोनों तरफ एक एक कॉटिलेडन होगा विच यू कैन इजिली सी इन दिस डायग्राम, कॉटिलेडन 1 एंड कॉटिलेडन 2। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आप एपिकोटाइल को ध्यान से लेबल नहीं कर सकते क्योंकि कॉटिलेडन जहाँ अटैच है उसके ऊपर का हिस्सा ही बहुत छोटा है। तो आप क्या बोलोगे? जो ऊपर वाला रीजन है उसको एपिकोटाइल, और कोई एक जो टिप है उसको बोलेंगे आप प्ल्यूम्यूल। हाइपोकोटाइल क्या बोलेंगे? कॉटिलेडन के अटैचमेंट पॉइंट के नीचे वाले हिस्से को, और इसी के टिप को आप बोल दोगे रेडिकल। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके इम्ब्रियो की, क्योंकि सीड के अंदर होना है इम्ब्रियो। अब सीड के एक्सटर्नल फीचर्स की भी बात कर लें। हमने पढ़ा था कि ओव्यूल के ऊपर दो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ये आउटर इंटेग्यूमेंट बना लेता है आउटर लेयर ऑफ सीड कोट, और इनर इंटेग्यूमेंट बना लेता है इनर लेयर ऑफ सीड कोट। आउटर सीड कोट को कहते हैं टेस्टा, इनर सीड कोट को कहते हैं टेगमेन। जरूरी नहीं है कि आपको ये दो सीड कोट के लेयर हमेशा दिखें, इट्स नॉट नेसेसरी। दिख भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते, कभी कभी फ्यूज होते हैं। फिर हमने पढ़ा था हाइलम। हाइलम क्या है? जहां पे फ्यूनिकल अटैच था, जब डिटैच हुआ तो एक स्कार टिश्यू बच गया, उसी को बोला हाइलम। सो इट इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट। व्हाई? ओव्यूल वाज अटैच्ड टू द ओवरी। तो ओव्यूल ओवरी से अटैच था तो सीड फ्रूट से अटैच था। तो जब सीड फ्रूट से जब अटैच था तो जिस जगह पे अटैच था वहां पे जो स्कार डेवलप होता है दैट इज हाइलम। अब आ गया माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है? याद है माइक्रोपाइल ओरिजिनली ओव्यूल में क्या था? वो पॉइंट जहां इंटेग्यूमेंट ने इम्ब्रियोसैक को या गेमिटोफाइट को कवर नहीं किया हुआ था, वो पॉइंट जहां इंटेग्यूमेंट्स ने ओव्यूल को कवर नहीं किया हुआ था, दैट वाज माइक्रोपाइल। तो यहां भी क्या होगा? माइक्रोपाइल इज दैट पोर वेयर सीड कोट विल नॉट कवर द कंप्लीट सीड, हेंस यहां से पानी और हवा अंदर जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सीड्स। ये है आपका पूरा इंफॉर्मेशन सीड्स के बारे में। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। फ्रूट्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे बट अदर टाइम। ये माइक्रोग्राफ आपको देखना ज़रूरी है। गिव मी वन मोमेंट, लेट मी शिफ्ट द माइक्रोग्राफ टू द अदर साइड। इससे आपके लिए देखना आसान होगा।
Okay, so this is once again the micrograph from a very authoritative paper. This is I think from Simpson. अब आप देखो यहाँ पे पेरिकार्प और सीड कोट फ्यूज है, ठीक है। ये जो एक ग्रेन है, ये किसका ग्रेन है? ये आपका एक मेज ग्रेन है। आप चावल मेज जो खा रहे हो बेसिकली वो पूरा फ्रूट भी है, उसी के अंदर सीड भी है। तो जो आउटर लेयर होती है दैट इज पेरिकार्प एंड सीड कोट, दोनों फ्यूज होके, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, आपको ये दिख रहा होगा एल्यूरोन लेयर। इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता, बट दिस इज एल्यूरोन लेयर। जहाँ आपको शायद ये माउस पॉइंटर दिख रहा हो, दैट इज एल्यूरोन लेयर जो एंडोस्पर्म को कवर करती है। अब दिस इज स्कूटेलम, ये जो सिंगल कॉटिलेडन था दैट इज स्कूटेलम। अब जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज कोलियोप्टाइल। जो टिप है दैट इज प्ल्यूम्यूल। इधर का टिप को रेडिकल, बीच में देर इज रूट कैप और सबसे एंड में कोलियोरिजा। अब एक चीज आपको याद रखनी है, विच इज कभी कभी एक रूडिमेंट्री सेकेंडरी कॉटिलेडन बच जाता है। जो रूडिमेंट्री सेकेंडरी कॉटिलेडन बच जाता है मोनोकॉट्स में, उसको हम कहते हैं एपीब्लास्ट। ये है एपीब्लास्ट, ठीक है। सो व्हाट इज एपीब्लास्ट? एपीब्लास्ट इज रूडिमेंट्री सेकेंड कॉटिलेडन इन मोनोकॉट। अगर मोनोकॉट में आपको रूडिमेंट्री छोटा सा सेकेंड कॉटिलेडन दिखा तो उसको एपीब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीड्स एंड फ्रूट्स। अब देखो ये इसमें फ्रूट का हम डिटेल पे नहीं गए, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स भी देखना है और थोड़ा सा नीट के बाहर जाके भी हमें पढ़ना पड़ेगा। सिंपल फ्रूट, ड्राई सिंपल के टाइप्स, ड्राई, फ्लैशी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू अटेंड दी टेस्ट्स। देखो टेस्ट करोगे तभी पता चलेगा। ऐसा लगता है ना कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है अरे हमें सब पता है, बट जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तभी आइडिया लग पाता है, और अच्छा ये तो पता ही नहीं था। सो इंश्योर दैट यू ऑलवेज अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस। टेक केयर, बाय बाय।